हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आप लोग का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी 2020 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग का इस बार तो नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा सोशल साइंस में। लेकिन देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सारे के सारे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका बुक तो चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो सब वही है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के सारे आप प्रश्न कर लीजिएगा। हाँ, हालांकि आप 2-2 मार्क वाले इसमें प्रश्न हैं, उनको आप न करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो, इस बार आप लोग का कैसा पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये मतलब 1-1 मार्क के रहेंगे। उसके बाद आप लोग का 2-2 मार्क का प्रश्न इस बार नहीं पूछेगा, न ही 3-3 मार्क का। आप लोग का 1-1 मार्क का बहुविकल्पीय है। उसके बाद आप लोग का एक और प्रश्न पूछेगा, आप उसको लघुत्तरीय बोल लीजिए या दीर्घोत्तरीय बोल लीजिए। आपका मान 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा और एक टाइप रहेगा तीसरा 6 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 मार्क में, 4-4 मार्क में और 6-6 मार्क में, नए पैटर्न के अनुसार। बाकी इस पे मैंने पूरा का पूरा मॉडल पेपर डाल रखा है। आप चैनल पे जाकर इसकी वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नए पैटर्न का जो आप लोग का क्या है, तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें देख लो फर्स्ट प्रश्न। और देखो, मैं आपको बता दूं कि पहले भी आप लोग का लगभग सोशल साइंस में 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा करता था पहले भी, और इस बार तो नया पैटर्न के अनुसार 20 मार्क में पूछेगा। तो चलो, उससे हमें मतलब नहीं है, हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं सारा का सारा प्रश्न। आप लोग फर्स्ट ही प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हो कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। आप लोग का ऑप्शन है, फर्स्ट है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सेकंड है कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई। सैन्य शासन यानी वही एक तरह से समझ जाइए कि राजा का शासन ही एक तरह से समझ जाइए। तो ये तीनों आप लोग का गलत है, ठीक है। ये चौथा सही है कि गणतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि हमने देखा, मतलब हम पहले ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। आप सब लोग जानते हो, फर्स्ट ही चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और बाद में चलकर 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये इसका चौथा ऑप्शन सही है। चलो दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न, जो सेकंड प्रश्न है वो है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ओके, ये भी हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ। यहाँ विश्व महामंदी की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1929 में। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत के। अभी हमने ये रिसेंटली किसी वीडियो में, जल्द ही अभी किसी वीडियो में इस प्रश्न को भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। देखो, वंदे मातरम गीत आप लोगों ने वो गाया होगा, जैसे आप लोग की स्कूल की छुट्टियां होती तो शाम को ये गीत गाया जाता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, आपने गाया होगा, ठीक है। तो इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इन्हें मतलब ये वंदे मातरम गीत लिखे थे। और जो हम लोग का राष्ट्रगान है उससे तो सब लोग जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं। चौथा हम लोग प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। देखो, ये एक अलग प्रश्न है और इसको मैंने किसी भी वीडियो में सॉल्व नहीं कराया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, चलो इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्जाम के दृष्टि से, इसे भी देख लेते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे। देखो, ये पेरियार जो रामास्वामी नायकर हैं, इसमें ऑप्शन है कि वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे। तो देखो, ये एक प्रमुख राजनेता और समाज सुधारक थे, एक तरह से बोल सकते हैं। और ये शायद हिंदू थे, हिंदू में भी शायद ब्राह्मण थे, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों का ही ये विरोध करते थे, इस प्रकार इन्हें हिंदू विरोधी की मतलब हिंदू विरोधी कहा जाता था। ये हिंदू जितने भी ये धार्मिक ग्रंथ थे उसे नहीं मानते थे। और हिंदुओं की मतलब जो मतलब हिंदुओं के साथ जो गलत चीज़ें हो रही है, लाइक भेदभाव, जैसे उस समय काफ़ी भेदभाव था ना छोटे लोगों के साथ, तो सब वो इसी को मानते थे। ये जितने भी मतलब धार्मिक ग्रंथ थे और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मानते थे। जैसे ब्राह्मण भी तो बड़े मतलब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो वही कहने का मतलब था इनका, ठीक है। बाकी इस ऑप्शन के अनुसार क्या सही होगा, तो समाज सुधारक और राजनेता, तो समाज सुधारक इसमें ऑप्शन है, तो समाज सुधारक गौ, ठीक। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, चौथे के बाद पांचवा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य में। ये प्रश्न मैंने करवा चुका है, ठीक है। और इस पे बाकी मैं 4 नंबर का इस पे एक प्रश्न भी लिखवा चुका है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, इसके बारे में आता है, काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। देखो, इसका सही ऑप्शन क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि धर्म का कोई स्थान नहीं है, गलत। एक राष्ट्र एक धर्म पर में विश्वासी भी गलत है, सेकंड भी गलत है। केवल बहुसंख्यक वर्ग
के धर्म को मान्यता नहीं, गलत है, ये है। ये चौथा ऑप्शन इसमें भी सही है, सभी धर्मों को समान समझना, क्योंकि धर्म जैसे हम लोग का इंडिया भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सब लोग जानते हो। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, सभी जाति के लोग रह सकते हैं, सब मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये संविधान के अनुसार। बाकी जो हो वो तो अलग है, अभी आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियां क्या क्या सब कर रही हैं, वो बात अलग है, ठीक है। चलो अगला पांचवें बार हम लोग छठवां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस प्रश्न को भी कर चुके हैं। 1992 में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई, और सारा ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन सही ग, ठीक। तो ये 6वां हमने प्रश्न कर लिया। चलिए हमने 6 प्रश्न कर लिया। अब देखिए 6 और प्रश्न इधर कहीं नीचे होंगे, उनको भी हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे आ जाता है ये एक मानचित्र वाले प्रश्न के बाद। यहाँ देखिए खंड आपका ख के अंतर्गत, वो क के अंतर्गत था, ये ख के अंतर्गत। चलो इसको भी हम कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ही प्रश्न है इसमें, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। ओके, हम ये भी प्रश्न कर चुके हैं। अजैवीय संसाधन मीन्स देखो एक दो संसाधन होते हैं, संसाधन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैव और अजैव में बात करें तो दो ये होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। प्रश्न के अनुसार दो संसाधन हम लोग अभी याद करेंगे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। सिंपल समझिए कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, और अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ, तो इसमें देखो आप लोग का पशु पक्षी में तो आप लोग का जीवन होता ही, मछलियों में होता है, और पौधों को भी सजीवों के अंतर्गत ही माना जाता है, ठीक है, भले ही यह गतिशील न हो। लेकिन चट्टानों में तो जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो इसको ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो चट्टानों में जीवन व्याप्त नहीं होता है, तो सिंपल यही ऑप्शन सही हो गया। ओके, अगला प्रश्न है 15 के बाद इसका 16 नंबर, ठीक है, कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। देखिए 15 के बाद 16 नंबर, मतलब ये आप लोग का इधर ऊपर वाला प्रश्न के बाद ये 15 ऑब्जेक्टिव का, तो ये अब देखेंगे तो 6 के बाद उसके अनुसार देखें तो ये 7वां हो गया, इसको या खंड क के अंतर्गत देखेंगे तो ये फर्स्ट प्रश्न हो गया। चलिए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, जो ये नंबरिंग दिया है इसी को मैं बोलता चलता हूँ, ठीक, और नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। सेकेंड प्रश्न है इसमें, ठीक है, या 16वां हम लोग प्रश्न देख सकते हैं कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। देखो अभी ये खरीफ की फसल क्या होती है, जैसे ये मतलब जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, जैसे जुलाई जून में बोई जाती है, ठीक है, जून जुलाई में एक तरह से बोल सकते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर आते आते वो सारी फसलें कट जाती है। जैसे आप लोग का धान हो गया, धान की आप खेती देखते ही हो, हर साल इसी प्रकार कुछ होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका कपास भी आप लोग का खरीफ के फसल के अंतर्गत ही आता है, इसी प्रकार कपास की भी खेती होती है हम लोग के ये एरिया में, ठीक है, लाइक यूपी बिहार या एमपी, इस एरिया में शायद कपास नहीं होता है, तो हम लोग नहीं जानते इसके बारे में। महाराष्ट्र के लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, या गुजरात में भी कपास होता है तो वो जानते होंगे। जैसे हम लोग तो धान के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये जून जुलाई में बोया जाता है, और इधर अक्टूबर नवंबर आते आते ये इसको काट लिया जाता है। तो इस महीने के बीच जो फसलें बोई जाती है, मतलब जो बरसात के मौसम में एक तरह से कह सकते हो, वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखो, और ये चना खरीफ की फसल नहीं है भाई, ये मतलब ये तो अभी मतलब धान कट जाएगा उसके बाद इसको बोया जाता है, तो इसको रबी की फसल बोलते हैं, जो जाड़ों में बोया जाता है। जैसे आप लोग का गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है, तो ये रबी की फसल में आते हैं। तो आप लोग का ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये देखो ख, ये हाँ है कि ख और ग दोनों सही है, तो आप लोग का मेन ऑप्शन ये सही है, चौथा आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन को इंक्लूड कर रहा है अपने आप में, ठीक। तो ये चौथा इसका ऑप्शन सही है कि ख तथा ग दोनों मतलब सही है, ठीक। चलो अगला हम लोग 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। ओके, मतलब एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है। तो देखो इसको सिंपली आप याद रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्राथमिक क्षेत्रक उसे कहा जाता है। सिंपल ये इसको आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, ठीक, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न भैया। झारखंड का कोडरम अग्रणीय उत्पादक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो झारखंड तो भाई मतलब खनिज उत्पादन के लिए फेमस है, एकदम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखो झारखंड में आप लोग, और झारखंड का ये कोडरम बोल रहा है, कोडरम उसका शायद एक जिला है झारखंड में, एक जिला है कोडरम, ठीक है। जो कोडरम जिला है उसमें मैं बता दूं कि अब्रक की अपार भंडार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अब्रक पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और उसी अब्रक मतलब जो अब्रक जो पाया जाता है ना, उसी के आधार पे इसे मतलब एक
एक संज्ञा दी गई है अवराहक की, अवराह नगरी से कहा जाता है, ठीक है, कोडरम को। तो वो चलिए वो बात अलग है। झारखंड का जो कोडरम है यानी कोडरम जिला है वो अब्रक उत्पादन के लिए फेमस है, सिंपल। चलो अगला हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, ठीक है। हम मतलब ये पहले से हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अत्यधिक सिंचाई, क्या है, अत्यधिक सिंचाई। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 19 के बाद हम लोग 20 नंबर, ठीक है, कि किस निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, ये भी हम लोग प्रश्न कर चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये हम लोग का इसमें ऑप्शन है, तो इसमें आप बताओ, ये इसका सही ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा में मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इस प्रकार देखो यहाँ हमने ये 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन हमने ऊपर देखा, ये हम लोग के 12 ऑब्जेक्टिव हो गए जो आप लोग के पुराने पेपर पैटर्न के अनुसार आया करते थे। अब नए पैटर्न के अनुसार आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से हर चैप्टर का पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं भी तैयार आप लोग का करा दूंगा सारे का सारे ये प्रश्न, ठीक है। तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।